आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिक्शन। सामान्यतः प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश के अंदर ही अपने नागरिकों पर अधिकारिता रखता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि एक व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है। ऐसी दशा में संबंधित देश उस पर क्षेत्राधिकार रखने तथा उसे दंडित करने में अपने को असहाय पाता है। यह परिस्थिति शांति तथा व्यवस्था के लिए घातक है। ऐसी परिस्थिति में शांति तथा व्यवस्था तभी रखी जा सकती है जब उस विषय में राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। इस प्रकार अपराधियों को दंड देना एक सामाजिक आवश्यकता है और इस सामाजिक आवश्यकता को दूर करने के लिए प्रत्यर्पण का सिद्धांत अपनाया जाता है। इंटरनेशनल लॉ में प्रत्यर्पण अधिकतर संधियों पर आधारित है। प्रत्यर्पण के संबंध में राज्यों का राष्ट्रों का कोई सामान्य कर्तव्य नहीं है। प्रत्यर्पण द्विपक्षीय संधियों पर निर्भर करता है। प्रत्यर्पण का आदेश दो देशों के बीच में प्रत्यर्पण की जो संधि है उसके प्रावधानों के अनुसार ही होता है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार प्रत्यर्पण अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश द्वारा जहां वह उस समय है लौटा देना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। प्रत्यर्पण का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यर्पण का मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना और अपराधी को दंडित करना है। यदि कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से वापस लाकर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाकर उसको दंडित किया जाता है। जिस देश से अपराधी भागकर चला जाता है, जिस देश में अपराधी भागकर चला जाता है तथा आपराधिक विधि में कोई तकनीकी या अधिकारिता की कमी के कारण दंडित नहीं किया जा सकता तो उसे उस देश में जहां पर उसने अपराध किया है वापस लाकर दंडित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आपराधिकता को रोकने एवं कम करने के उद्देश्य से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार अपराध को रोकने में प्रत्यर्पण निवारक का कार्य करता है। प्रत्यर्पण के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण के संबंध में एक प्रसिद्ध नियम है कि राजनीतिक अपराधियों के विषय में प्रत्यर्पण नहीं होता। एडवर्ड कॉलिंस कहते हैं कि अधिकतर राज्य ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करने से इनकार कर देते हैं जिन्होंने अपराध राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया था। परंतु राजनीतिक उद्देश्य क्या है, इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। जहां ये परेशानी सबसे ज़्यादा वहां होती है जिनमें राजनीतिक अपराध के साथ साथ एक साधारण अपराध भी होता है, जैसे हत्या, लूटपाट, चोरी और दूसरी और कुछ जटिल मामले ऐसे होते हैं जिनमें कि कृत्य यद्यपि राजनीतिक उद्देश्य से किया गया हो, राजनीतिक नहीं समझा जाना चाहिए। इस संबंध में एक बेल्जियम अटेंटांट उपधारा, द बेल्जियम अटेंटेंट क्लॉज 1854 में के बाद अपनाया गया। 1854 के जैक्विन के मामले में अपनाई गई थी। एक फ्रांसीसी निर्माता जूल्स जैक्विन जो बेल्जियम का अधिवासी था तथा उसकी फैक्ट्री में कार्य करने वाला सेलेशियन जैक्विन नामक एक फॉरमैन जो कि एक फ्रांसीसी था ने सम्राट नेपोलियन तृतीय की हत्या करने के उद्देश्य से लिली तथा क्लैस दो शहरों के मध्य रेल की पटरी पर विस्फोट करने का प्रयास किया। फ्रांस ने बेल्जियम से मुक्त दोनों अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना की, परंतु बेल्जियम के कोर्ट ऑफ अपील ने ये प्रार्थना इसलिए अस्वीकार कर दी क्योंकि ऐसे मामलों से निपटने के लिए बेल्जियम ने 1856 में अटेंटांट उपधारा को पारित किया था। इस उपधारा के अनुसार किसी विदेशी सरकार के प्रधान या उसके परिवार के किसी सदस्य की हत्या को राजनीतिक अपराध नहीं समझा जाएगा। बहुत से यूरोपीय राज्यों जैसे इंग्लैंड ने भी ये उपधारा पारित की गई थी। राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है। प्रत्यर्पण के संबंध में कुछ शर्तें हैं अथवा प्रतिबंध हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। वर्तमान समय में न्यायालयों ने प्रत्यर्पण के संबंध में कुछ नियम स्थापित किए हैं। प्रत्यर्पण प्राय सभी राज्य इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए, परंतु राजनीतिक अपराध क्या है इसके संबंध में मतभेद हैं।
मतलब जो किसी देश की राजनीति को प्रभावित करने से मामला जुड़ा हुआ है और उसमें दूसरा सामान्य अपराध भी है तो उसे भी राजनीतिक अपराध माना जाता है। सैनिक अपराध पर भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है, धार्मिक अपराध भी प्रत्यर्पण के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रत्यर्पण के संबंध में एक विशेषता का नियम द रूल ऑफ स्पेशलिटी है कि किसी अपराधी का प्रत्यर्पण किसी अपराध विशेष के लिए होता है और वह देश उस अपराधी के विरुद्ध वही मुकदमा चला सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला संयुक्त राज्य बनाम रौशेर का वाद है। इस मामले में रौशेर का प्रत्यर्पण अमेरिका ने इस आधार पर करवाया था कि वह एक अमेरिकी जहाज में कर्मचारी था तथा एक अन्य कर्मचारी की हत्या करके ब्रिटेन भाग गया था, परंतु अमेरिका में रौशेर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा न चलाकर जॉनसन नामक व्यक्ति के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह घायल करने के अपराध का मुकदमा चलाया गया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध केवल उसी अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ है। प्रस्तुत वाद में प्रत्यर्पण अमेरिका तथा ब्रिटेन के मध्य 1842 की संधि के अंतर्गत हुआ था और उस संधि में ये स्पष्ट प्रावधान था कि प्रत्यर्पण मांगने वाले देश को वह साक्ष्य भी उपस्थित करना आवश्यक होता है जिसके आधार पर वह अभियुक्त का प्रत्यर्पण करना चाहता है। एक प्रत्यर्पण के संबंध में दोहरी आपराधिकता का नियम द रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी कि जिस अपराध के लिए अपराधी का प्रत्यर्पण होता है वह अपराध दोनों संबंधित देशों में प्रत्यर्पण करने वाले में और प्रत्यर्पण मांगने वाले में दोनों में अपराध घोषित होना चाहिए। प्रत्यर्पण संबंधी अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपराध ऐसा होना चाहिए जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ही अपराध मालूम पड़े। प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना आवश्यक है तथा अन्य औपचारिकताएं जो उन देशों के बीच में आपस में संधि के द्वारा तय की गई है वो सभी पूरी होनी चाहिए। प्रत्यर्पण संबंधी संधि में लिखित सभी शर्तों तथा नियमों का पालन अपराधी के पहले प्रत्यर्पण करना आवश्यक है। प्रत्यर्पण संबंधी संधि में लिखित सभी शर्तों तथा नियमों का पालन अपराधी के प्रत्यर्पण के पहले करना आवश्यक है। इस विषय में सावरकर का वाद 1911 का महत्वपूर्ण है। सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें एक जलयान द्वारा भारत लाया जा रहा था जिससे कि उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सके। जब जहाज मर्सिलीज के बंदरगाह में था तब सावरकर निकल भागे, परंतु बाद में वह फ्रांस की पुलिस के द्वारा पकड़े गए। परंतु फ्रांस के जलयान के कप्तान ने उन्हें ब्रिटिश जलयान के कप्तान को इस भ्रम में सुपुर्द कर दिया कि ऐसा करना उनका कर्तव्य था। बाद में फ्रांस की सरकार ने ब्रिटिश सरकार से सावरकर को लौटाए जाने के लिए इस आधार पर कहा कि उनके प्रत्यर्पण संबंधी नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ है। इस मामले को हेग के विवाचन न्यायालय को सौंपा गया। न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के ऊपर कोई ऐसा उत्तरदायित्व नहीं लादती कि जिसके द्वारा उपयुक्त आधार पर अपराधियों को लौटाया जा सके। विधि शास्त्रियों ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत नहीं था। जब किसी व्यक्ति के ऊपर यह दोषारोपण होता है कि उसने किसी विदेशी देश में अपराध किया है तथा संबंधित विदेशी देश उसके प्रत्यर्पण की मांग करता है तो ये आवश्यक नहीं है कि अपराध के समय अभियुक्त उस विदेशी देश में उपस्थित हो। रेक्स बनाम ग्रॉडफे एक फर्म का सदस्य था जो इंग्लैंड में व्यापार करती थी। उस फर्म के सदस्यों ने स्विट्जरलैंड में मिथ्या आश्वासनों पर कुछ वस्तुएं प्राप्त की। ग्रॉडफे उस समय इंग्लैंड में था। स्विट्जरलैंड के आग्रह पर न्यायालय ने ग्रॉडफे के प्रत्यर्पण के आदेश दिए। अतः अपराध के समय अभियुक्त का उस विदेशी देश में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने यह निष्कर्ष प्रत्यर्पण अधिनियम 1870 की धारा 26 के आधार पर निकाला। भारत में उच्चतम न्यायालय ने यही मत मुबारक अली अहमद बनाम बम्बई राज्य में प्रकट किया। इस वाद में मुबारक अली अहमद के विरुद्ध बम्बई के सेशन न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। वह पाकिस्तान भाग गया और वहां से इंग्लैंड भाग गया। भारत ने इंग्लैंड से अभियुक्त के प्रत्यर्पण की मांग की जो मंजूर हो गई। वह बम्बई लाया गया तथा
जब वह जेल में था, एक व्यक्ति ने उसके विरुद्ध धोखाधड़ी करने के अपराध में वाद किया तथा उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उससे ये बहस की कि अपराध के समय वह भारत के बाहर था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया तथा कहा कि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी है, यद्यपि अपराध के समय भारत में उपस्थित नहीं है, तो भी भारतीय न्यायालयों को उस पर क्षेत्राधिकार होगा। प्रत्यर्पण आमतौर से द्विपक्षीय संधि पर आधारित होता है। सामान्यतः राज्य अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण करना स्वीकार नहीं करते, परंतु इस नियमों की बहुत आलोचना की गई है। भारत में प्रत्यर्पण संबंधी नियमों के लिए भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 लाया गया। उसमें प्रत्यर्पण के संबंध में कुछ नियम बनाए गए। उसमें पहला नियम ये है कि यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण नहीं होगा। जिस अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रत्यर्पण की मांग की गई है, यदि प्रत्यर्पण मांगने वाले राज्य में उसका समय वर्जित हो गया है तो प्रत्यर्पण नहीं होगा। प्रत्यर्पण संधि में प्रावधान न होने पर अभियुक्त के विरुद्ध उस अपराध के अतिरिक्त जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, किसी अन्य अपराध जो प्रत्यर्पण होने से पहले उसने किया हो, उसके लिए मुकदमा नहीं चलेगा। यदि अभियुक्त भारत में किसी अपराध का अभियुक्त है और यह वह अपराध नहीं है जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, या वह भारत में किसी अपराध के दंड के परिणाम स्वरूप सजा भुगत रहा है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रत्यर्पण तब तक नहीं होगा जब तक कि वह छोड़ ना दिया जाए। मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को जेल भेजे जाने पर 15 दिन तक उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। प्रत्यर्पण न करने के संबंध में भारतीय केंद्र सरकार की निरंकुश शक्ति, ये जो प्रावधान बताए गए हैं, उसके बावजूद भारत की केंद्रीय सरकार को किसी अभियुक्त का प्रत्यर्पण न करने के संबंध में निरंकुश शक्ति प्राप्त है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 32 के अनुसार यदि केंद्रीय सरकार को ये प्रतीत होता है कि मामला बहुत तुच्छ या नगण्य है या प्रत्यर्पण सद्भाव में नहीं हो रहा है, तो प्रत्यर्पण करना अनुचित अथवा नीति विरुद्ध है, तो वह किसी भी समय कार्यवाही को रोकने का आदेश दे सकती है तथा यह भी आदेश दे सकती है कि वारंट रद्द कर दिया जाए तथा अभियुक्त को छोड़ दिया जाए। प्रत्यर्पण के संबंध में कई भारतीय केस हैं, जैसे सावरकर का महत्वपूर्ण मामला है, राम बाबू सक्सेना बनाम द स्टेट का मामला है, स्टेट वर्सेस सीसी मेनन का मामला है, धर्म तेजा का मामला है, मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला है, तारासो प्रत्यर्पण मामला है, नारंग भाई प्रत्यर्पण मामला है, अबू सलेम का प्रत्यर्पण मामला है। ये महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें प्रत्यर्पण संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए। तो प्रत्यर्पण इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत दो देशों के बीच संधि पर पूरी तरह डिपेंड होने वाला विषय है। जब एक व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है, तो उन दोनों देशों में अगर प्रत्यर्पण संबंधी कोई संधि हो रखी है, तो वो एक देश दूसरे देश से उस अपराधी को सौंपे जाने की डिमांड कर सकता है। यही प्रत्यर्पण है। और प्रत्यर्पण के विषय में उन देशों के बीच में जो संधि है, उनके नियमों की पालना किया जाना आवश्यक होता है।